हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। आज आप लोग के लिए जो है वो हम पावर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2014 में पूछा जा चुका है वो हम लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये सब जो सीरीज हम चलाएंगे, देखिए अभी 2014 का चलाएंगे, उसके बाद 2014 के बाद 2015 का मेनली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर डिस्कस कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ना और बिल्कुल भी वहाँ उससे रिलेटेड जो भी अगल बगल का जितना भी जिस तरह का कंटेंट जो होगा वो पूरा डिस्कस करते हुए हम रन करेंगे आगे। ये नहीं कि पहला का ऑप्शन ये होगा तो ये टिक कर दिए, दूसरा का ऑप्शन, इस तरह से नहीं चीज़ें चलेगा। ये ऑप्शन क्यों हुआ, ये ऑप्शन और भी कुछ इसी के अगल बगल से ये क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा पूछ देता तो इसका आंसर क्या होता, मतलब इतना लेवल लेकर के हम चलेंगे। और फिर न्यूमेरिकल भी कुछ पूछा हुआ होगा ना, जैसे 2014 में जो न्यूमेरिकल या 2015 में 16 में, तो न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन डिस्कस होगा इस लेक्चर में। तो आप लेक्चर को बिना स्किप किए देखिए, 2014 में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक में आपके पास होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन का ना आंसर गलत भी दिया हुआ रहता है। तो गलत दिया रहेगा वो भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके ही हम आपको बताएंगे, है ना। पूरा कंप्लीट एनालिसिस के ही बातें बाद में हम आपको बताएंगे हाँ ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ से वो भी आप करेक्ट कर लेंगे, कहीं मिस प्रिंट वगैरह रहता है वो भी चीज़ें आपका ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे 2014 में 10 क्वेश्चन पूछा तो 10 नहीं बल्कि यही समझिए 50 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। 50 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ से बन जाएगा। 10 नहीं करवा रहे हैं बल्कि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपका बनेगा। और यहीं से घुमा फिरा करके इसी तरह से चीज़ें पूछा जाता है। और एक चीज़ और भी मानिए आप कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है डियर। अब तो 8 क्वेश्चन पूछने लगा ऑब्जेक्टिव में। तो 8 क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 8 दूनी 16, 16 नंबर तो डायरेक्ट एकदम सॉलिड मिलेगा ना, यहाँ नंबर एकदम बिल्कुल भी नहीं कटेगा यहाँ से। तो आप ऑब्जेक्टिव को जैसे तैसे टिक भी ना करें एग्जाम में, अब एकदम तरीके से करें, आराम से धैर्य बना करके रखें और जो करेक्ट होगा उसी को आप टिक करें। ये नहीं कि ABCD लगा दिए कोई ना कोई तुक्का मारने से सही होगा, ऐसा ना चक्कर लगाएं। हाँ ना बने तब तो फिर खैर उसका कोई उपाय ही नहीं है, तब तो आप तुक्का ही लगा सकते हैं ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से, है ना। एक चीज़ और भी आपको बता दें हम कि मेरा जो कोर्स है ना वो आपका जैसे ऑफलाइन क्लास करना हो तो उसके लिए रांची में क्लासेस चलता है, और फिर आपका ऑनलाइन में आपका कोर्स 3rd सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक पूरा कंप्लीट कोर्स रन करता है। इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू नाम से एप्लीकेशन पे रन करता है, जिस पे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं जिस चैनल पे, वही नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। जैसे अभी 6th सेमेस्टर आपका आएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, इसमें कोई ये नहीं, अफोर्डेबल चार्जेज में आपको मिलेगा। अब वो चार्ज इसलिए भी लिया जाता है ताकि आप जैसे मुझे सपोर्ट करेंगे तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे, सच्चाई यही है। विदाउट सपोर्ट का कैसे कोई भी चीज़ें रन कर सकता है डियर। तो आप ये बात को ना बहुत भली भांति अच्छे से समझते हैं। हाँ, आपको कंटेंट परफेक्ट मिलना चाहिए, चीज़ें सब चीज़ अच्छे से मिल जाना चाहिए, ये मुद्दे का बात है। चलिए खैर वो तो बातें बाद में होगा। अभी अब हम स्टार्ट कर देते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पावर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ना, वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 5th सेमेस्टर में ये पेपर है ना। ये पेपर जो है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 5th सेमेस्टर का पेपर है। ये 5 पेपर है, जिसमें एक पेपर ये भी है पावर इंजीनियरिंग, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगते रहता है कि ये, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, ये थोड़ा टेक्निकल टाइप का कुछ ज़्यादा है ना इसमें बातें। आइए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन तो है ही, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो है वो कौन से साइकिल को बोला जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन से साइकिल को बोला जाता है, तो हम आपको नॉलेज दे दें कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो है ना डियर, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल ये आपका ऑटो साइकिल को बोला जाता है। और ऑटो साइकिल जो होता है ना ये पेट्रोल इंजन के लिए होता है। ऑटो साइकिल किसके लिए होता है, पेट्रोल इंजन। क्यों बोला जाता है, कभी पूछ दे व्हाई, है ना। तो इसका जवाब है, हीट एडिशन, हीट एडिशन
टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हीट एडिशन जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, इसीलिए हीट एडिशन की वजह से होता है। और ये पेट्रोल इंजन के लिए। अब देखिए ऑटो जो नाम हुआ है ना, ये इनका पूरा नाम जो था, फुल नेम जो इनका था, कभी पूछ दे यदि कि फुल नेम क्या था, तो फुल नेम था निकोलस अगस्त ऑटो। निकोलस अगस्त ऑटो। और ये अपने नाम पे ही ऑटो साइकिल। तो ऑब्वियस आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आपका कहना सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम आपको अभी बताए जस्ट ही कि एक ही क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है तो वो भी बातें कर लेंगे हम। जैसे कि पूछा है 2014 में कांस्टेंट वॉल्यूम किसको कहते हैं, क्या पता अभी पूछ दे जस्ट कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल किसको बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो आपको हम बता दें कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जो है ना वो डीजल साइकिल को बोलते हैं। डीजल साइकिल को बोलते हैं डियर, डीजल साइकिल। और ये डीजल साइकिल किसके लिए है, तो आप इसका जवाब देंगे कि ये जो है वो डीजल इंजन के लिए। डीजल साइकिल किसके लिए है, तो डीजल इंजन के लिए है। अब बात होगा कि वाई, आखिर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो वही वाला कहानी हो गया, इसको थोड़ा शॉर्टकट लिख दे। एच ए हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी, कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला जाता है डीजल साइकिल को। अब थोड़ा कुछ बातें करें ना कि आखिरकार ऑटो साइकिल जो है वो कैसा होता है भाई। कभी आपको साइकिल बना हुआ रहे और बोले कि कौन साइकिल है, तो ऑटो साइकिल जो है ना इसका, इसमें आपको टोटल 4 प्रोसेस होता है, डीजल में भी 4 होता है। और ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल वगैरह जो है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल भी यहाँ बनाएंगे हम अभी। ये सब जो साइकिल है ये पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब हुआ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ये सब जो दोनों साइकिल यहाँ नज़र आ रहा है ना, यही दो ही नहीं है बल्कि और भी साइकिल है, पर ये दोनों जो यहाँ तक दिख रहा है डियर, ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। और ये सब को बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि पावर प्रोड्यूस करने वाला साइकिल है ये दोनों। पावर प्रोड्यूस करने का मतलब होता है पावर मिलता है हम लोग को, पावर ऑब्टेन करते हैं, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है ना। चलिए, तो ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम कैसा होता है भाई, और ऑटो साइकिल का टीएस डायग्राम कैसा होता है। टीएस का मतलब हुआ टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी, और पीवी का मतलब हुआ प्रेशर वर्सेस इंट्रॉपी। तो आपको हम बता दें पीवी डायग्राम ऑटो साइकिल का कि इसमें 4 प्रोसेस होता है, जिसमें एक होता है आपका कंप्रेशन जो होता है ना वो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक का मतलब हुआ कि इंट्रॉपी कांस्टेंट, और कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर बढ़ना वॉल्यूम घटना। तो यहाँ पे जब कंप्रेशन के लिए दिखाएंगे ना, तो कंप्रेशन के लिए कैसे दिखेगा ये, तो देखिए इस तरह से, यानी ये पॉइंट 1 लिए मान लीजिए, ये पॉइंट 2, तो 1 से 2 जो हो गया ना वो कंप्रेशन का प्रोसेस है। और फिर 2 से जो 3 होता है ना, 2 से 3 ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और फिर 3 से जो 4 होता है ना वो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। फिर 4 हो तो गया, फिर 4 से क्या हो गया 1। थोड़ा और भी इसको अच्छे से बना दें हम। देखिए और भी अच्छे से थोड़ा बनाए, देखिए किस तरह से होगा। ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3,
देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम 2 पॉइंट का वॉल्यूम 3 पॉइंट का बराबर है, और साथ ही साथ वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 4 का क्या है, बराबर है। तो ये जो है देखिए साइकिल कैसा बना, तो साइकिल आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है वो आपका पॉजिटिव साइकिल होता है। हीट एडिशन इसी को बोल रहे हैं जो 2 से 3 हो रहा है, क्यू ए। और हीट रिजेक्शन मतलब जो रिजेक्ट होता है वो ये हो गया, और एक हो गया ये, और ये जो है ना ये पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे चलता है। ये आपका 3 से 4 जो है ना ई एक्स पी मतलब एक्सपेंसन, और सी ओ एम पी मतलब कंप्रेशन। 1 से 2 कंप्रेशन, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपेंसन, और 4 से 1 हीट रिजेक्शन। तो ये आपका कभी भी आ जाए तो ये इस तरीके से आपको बनाना है, क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम को। टीएस डायग्राम का बारी आएगा ना, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी। हीट एडिशन का जब बात आएगा तो आप सोचिए ना, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है, तो ऑब्वियस है इंट्रोपी कांस्टेंट तो वर्टिकल लाइन से बनेगा। और 2 से 3 में क्या होगा, तो 2 से 3 हीट एडिशन तो टेम्परेचर बढ़ेगा। 3 से 4 फिर से आपका आइसेंट्रोपिक है, इसीलिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, और फिर 4 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए S3 और S4 का वैल्यू बराबर है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक होता है। S1 और S2 का वैल्यू बराबर है। 1 से 2 आप देखिए कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 में जो है वो आपका हीट का क्या है, एडिशन है। ये बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं, आपका पढ़ा हुआ हो, बहुत जल्दी से आप कवर करेंगे। तो ये पीवी और टीएस डायग्राम हो गया। ऑटो साइकिल का 4 प्रोसेस होता है, कभी भी आ जाए तो। 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 आपका हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के टाइम ही आपको इंजन पावर देता है, इसलिए एक्सपेंशन को हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। और 4 से 1 में हीट का रिजेक्शन। तो ये तो हो गया आपका ऑटो साइकिल का। यदि डीजल साइकिल का आप बनाए तो देखिए डीजल साइकिल का कैसे बनेगा। यहाँ पे हम डीजल साइकिल के लिए यदि बना दें पीवी डायग्राम, और यहीं पे हम आपको बना दें टीएस डायग्राम, तो देखिए डीजल साइकिल का जो बनता है ना डियर, वो देखिए किस तरीके से बनता है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। अंतर होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें हीट एडिशन होगा, है ना। लेकिन रिजेक्शन जो होता है ना, वो दोनों साइकिल में एक ही जैसा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, और 3 से क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे देखिए एक चीज कि वॉल्यूम जो है वो 1 और 4 का वैल्यू बराबर है, 1 और 4 का वैल्यू बराबर है। साइकिल कैसा बना है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं आपको बता दें कौन कौन एडिशन वगैरह। तो देखिए 2 से 3 फिर से हीट का एडिशन है, और 4 से 1 जो है हीट का रिजेक्शन। आपको पूछ दे हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में कैसा होता है, तो आप टिक लगा देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में कैसा होता है, तो उसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। दोनों में सेम ही तरीका से होता है। COMP मतलब कंप्रेशन, 1 से 2 कंप्रेशन है, और EXP मतलब एक्सपेंशन, 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है। अब यदि हम TS डायग्राम इसी का बनाए तो TS डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखिए ये 1 से 2 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, और ये 4 से 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है, अब 2 से 3 में क्या हीट का एडिशन है, और 4 से 1 में क्या है, हीट का रिजेक्शन है। फिर से आप देखिए क्लॉकवाइज ही बनेगा, क्योंकि ये पावर प्रोड्यूसिंग है, पावर प्रोड्यूसिंग है इसीलिए। लेकिन हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, लेकिन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। तो खैर इस तरह से आपको कोई पूछे कि ऑटो साइकिल में कितना प्रोसेस होता है, आप बोलेंगे 4। डीजल में कितना होता है, तो इसमें भी आप बोलेंगे 4 प्रोसेस होता है। दोनों में 4 प्रोसेस ही होता है। और अभी मैं आपको ऑटो और डीजल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दें, तो देखिए कभी हो सकता है कि आपको एफिशिएंसी पूछ दे कि ऑटो साइकिल का जो है वो एफिशिएंसी कितना होगा। तो याद रखेंगे एफिशिएंसी जो इसका होता है 1 - 1 डिवाइडेड बाय जो होता है डियर, वो होता है R⁻⁻ गामा -1। आर यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो है, गामा यहाँ पे एडियाबेटिक इंडेक्स है। गामा का वैल्यू एयर के लिए जो होता है 1.4 होता है, और यहाँ पे आर जो है ना वो आर है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, जो कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना वो आपका होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस, और टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है क्लियरेंस प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, और अपॉन क्लियरेंस इसको और अच्छे से लिखे तो 1 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कुछ भी आ सकता है, कभी आ गया कंप्रेशन रेशियो क्या होता है तो आप टिक लगाएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। वीसी मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, वीसी मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम ना इधर जो आप कहेंगे ना V2 और V3, ऑटो साइकिल के केस में V2 V3 जो है ना वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम जो है वो आपका V1 V4 टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम में V1 या V4 होगा जो डायग्राम में बनाए उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया ऑटो का एफिशिएंसी। कभी पूछ दे, कभी आपसे पूछ दे डीजल का एफिशिएंसी क्या होगा भाई, डीजल साइकिल का। तो आप देखिए डीजल साइकिल के लिए ना ऑटो आपको पता होना चाहिए, तो ऑटो वाला पता है कि ऑटो का एफिशिएंसी होता है इतना, 1 माइनस क्या, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R टू दी पावर गामा माइनस 1। तो ये तो ऑटो का हो गया। अब डीजल का निकालना है तो इसमें एक कट ऑफ रेशियो आएगा, एक नया सा रेशियो इसमें आता है और उसका नाम है कट ऑफ रेशियो डियर। एक नया सा रेशियो इसमें आता है और उसका नाम है कट ऑफ रेशियो। उम्मीद है बात को आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले इतना तो आपको जानना होगा ना कि डीजल साइकिल का ऑटो का क्या है। तो ऑटो का सबसे पहले लिख लेंगे आप, बाहर में ऑटो का लिख लिए, दिक्कत तो नहीं है इसमें, बाहर में ऑटो का लिख लिए, दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो आपको एक आसान तरीका से हम बता रहे हैं, आपको जो है ना एक आसान तरीका से हम बता रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा पेन इस पे आ नहीं रहा है, स्क्रीन पे लिखा नहीं रहा है। चलिए अब ठीक है, अब चलने लगा। हाँ, तो इसका एफिशिएंसी आप कैसे लिखेंगे, तो आप पहले ऑटो वाला लिख ही लिए है, फिर लिखिएगा कंप्रेशन रेशियो को जो है ना वो आरसी से दिखाते हैं, सॉरी कंप्रेशन बोले, कट ऑफ रेशियो। आरसी यहाँ कट ऑफ रेशियो है, तो आरसी -1 कर दीजिएगा ऊपर, और नीचे में भी कर दीजिएगा आरसी -1। देखिए कितना आसान तरीका बता रहे। अब देखिए क्या करिएगा, अब आरसी का पावर गामा कर दीजिएगा ऊपर में, और नीचे आरसी -1 के बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये जो है ये डीजल साइकिल का एफिशिएंसी याद रखिएगा। आरसी यहाँ पे कट ऑफ रेशियो है, आरसी यहाँ पे कट ऑफ रेशियो है। और कट ऑफ रेशियो को यहाँ के टर्म में हम बातें करेंगे तो वॉल्यूम 3 पॉइंट का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2 पॉइंट का रेशियो को बोला जाता है कट ऑफ रेशियो। 3 पे क्या है, यानी हीट एडिशन जब इंड कर गया तब क्या है वॉल्यूम, हीट एडिशन जब शुरू हुआ था तब वॉल्यूम क्या है, इसका रेशियो को कट ऑफ रेशियो बोला जाता है। गामा क्या है आपको पता ही है, और आपका आर क्या है वो तो पता ही है। तो ये तो हो गया डीजल साइकिल से रिलेटेड बातें। अब देखिए कभी हो सकता है ना इसी में, अब देखिए ना इसी क्वेश्चन में आपका कितना ऑप्शन था, कार्नोट साइकिल भी था, डुअल साइकिल भी था। थोड़ा सा हम आपको डुअल साइकिल के बारे में बता दें। डुअल साइकिल सारा इंफॉर्मेशन दे दे रहे ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। तो डुअल साइकिल में टोटल 5 प्रोसेस होगा, एक्चुअली में है तो 4 ही, लेकिन ग्राफ में आपको 5। और देखिए कैसे कैसे, तो इसका जब पीवी डायग्राम आप बनाएंगे ना, पीवी डायग्राम से ही प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं। तो डुअल साइकिल में हीट एडिशन जो होता है, एक चीज़ आपको कभी पूछ दे हीट एडिशन, तो 2 तरीके से होगा, एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर पे भी, ठीक है। ये दोनों का कंबाइंड होगा हीट एडिशन, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस होगा, बाकी सब सेम चलेगा। तो ये आपका मान के चलिए कि 1 से 2 हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद क्या होगा, 2 से 3, फिर आपका देखिए 3 से 4, तो कुछ रफली हम बातों को इस तरह बना रहे हैं। आप थोड़ा कर्व बनाए, 1 से 2 जो है ना ये स्मूथ कर्व रहता है एक्चुअली में, तो कर्व से बनाए आप 5। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्चुअली में कि हीट एडिशन जो हुआ है ना ये दोनों जगह पे हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी, ये भी हीट एडिशन। तो एक को क्यू ए डैश मान लिए हीट एडिशन, और एक 1 से 2 फिर से वही कंप्रेशन, और फिर से वही एक्सपेंशन 4 से 5, और फिर यहाँ से हीट का रिजेक्शन जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही है। हीट रिजेक्शन आपका तीनों साइकिल में आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा है हीट रिजेक्शन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसका टीएच डायग्राम,
कहीं पूछा जा सकता है। तो टी एच डायग्राम से रिलेटेड हम बातें कर ले तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक होता है, इसलिए वर्टिकल लाइन बनेगा। तो इस तरीके से आप बना देंगे। ये हो गया। एक जो है ना, एक आपको 2 से 3 जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर वाला है। एक्चुअली में थोड़ा और अच्छे से बना, थोड़ा यहाँ पे तो एक जगह जो है ना कांस्टेंट प्रेशर। अब आप जानते हैं ना कि आइसोकोरिक इज मोर स्टीपर देन आइसोबारिक, इसीलिए 2 से 3 थोड़ा ज़्यादा खड़ा जैसा दिख रहा है कर्व, और 3 से 4 उतना ज़्यादा स्लोप में नहीं दिख रहा है, कम स्लोप में दिख रहा है, वही कारण है। आइसोकोरिक इज मोर स्टीपर देन आइसोबारिक, ये सब बातें आप पढ़े हुए हैं। हीट रिजेक्शन होता है, ये हो गया। दोनों जगह पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन। क्यू ए डैश एक बार लिख देते हैं, एक बार क्यू ए लिख देते हैं, और कैसा बन रहा है, तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये आपका डुअल साइकिल से रिलेटेड हुआ। कभी मान लीजिए आपको डुअल साइकिल का एफिशिएंसी पूछ दे कि डुअल साइकिल का, तो आप सबसे पहले तो ऑटो वाला, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय R⁻⁻⁻⁻⁻, तो उम्मीद है इतना तो आपको पता ही रहेगा, इतना तो आपको पता ही रहेगा। उम्मीद है कि दोनों में आपको एक ये तरीका ढूंढना है कि मतलब ऑटो का आध होना चाहिए, ऑटो वाला बाहर ही इसीलिए लिखे हैं ताकि आपके लिए जो है ना थोड़ा आसान हो, थोड़ा आसान हो फॉर्मूला रटना, थोड़ा आसान हो, ज़्यादा टफ ना हो फॉर्मूला रटना, ज़्यादा टफ ना हो फॉर्मूला रटना। फिर उसके बाद क्या दीजिएगा, एक डिवाइड का साइन दे दीजिएगा ब्रैकेट देने के बाद। अब यहाँ पे ना 2-3 रेशियो आएगा, एक तो आरसी तो था ही, तो RC - 1 ये तो रहेगा ही, और RC का पावर क्या, गामा, एक इसके साथ एक RP मल्टीप्लाई में रहेगा जिसको प्रेशर रेशियो बोलेंगे, और फिर नीचे क्या करना है, प्रेशर रेशियो -1, और फिर प्लस लिखना है, फिर लिखना है RP प्रेशर रेशियो इंटू गामा, और फिर ब्रैकेट देना, और क्या लिखना है, RC - 1, RC - 1। तो ये जो है ना, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डियर। ये डुअल साइकिल का एफिशिएंसी आप देख पा रहे हैं कि डुअल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे छोटा था पेट्रोल का, उसके बाद डीजल का थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद डुअल का क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। तो देखिए गामा लिखे यहाँ, एक गामा है, आर जैसा जो दिख रहा है ना वो गामा है, आर को हम अलग तरीके से लिखे हैं, तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आया है, एक आरपी आया, आरपी को बोलते हैं प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो, आरपी को बोलते हैं प्रेशर रेशियो। और आप आरसी के बारे में जान ही गए, ऊपर लिख दिए, आर के बारे में जानते हैं, गामा के बारे में जान ही रहे हैं, तो सभी के बारे में आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं। आरसी क्या है, कट ऑफ रेशियो वगैरह थी। ये डुअल साइकिल का एफिशिएंसी हो गया। डुअल साइकिल क्या है वो भी समझ में आ गया। अब देखिए आपका एक कार्नोट साइकिल, मान लीजिए कार्नोट भी वहाँ पे आया, थोड़ा सा कार्नोट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें। कभी आ जाए कि कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ भी बातें, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। तो कार्नोट साइकिल में जो है ना वो 4 प्रोसेस इसमें भी होता है। मोस्टली साइकिल में डुअल को छोड़ करके सब में 4 ही प्रोसेस आप दिखेगा, 4 ही टोटल होता ही है। डुअल में भी 4 ही है, हीट एडिशन 2 तरीके से हुआ ना, वो 5 आपको दिख रहा है 4 ही एक्चुअली में। तो कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल एक जो है ना वो इम्प्रैक्टिकल साइकिल है। कहीं पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होता है, तो बहुत सारा साइकिल का नाम रहे, ऑटो, डीजल, डुअल, इस तरह। कार्नोट, तो कार्नोट को आप टिक करेंगे, ये इम्प्रैक्टिकल साइकिल और इसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। इम्प्रैक्टिकल मतलब ये यूज वाला नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। अब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें जो 2 है, 4 प्रोसेस में पता है, 2 आइसोथर्मल होता है, और प्लस जो 2 है ना वो आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक को रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक बोलते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये कार्नोट के बारे में हुआ। कार्नोट का यदि हम एक पीवी डायग्राम आपसे ड्रॉ करके दिखाएं आपको, पीवी डायग्राम और एक टीएच डायग्राम, है ना, बहुत इन्फॉर्मेशन कहिए तो डियर आपको हम पहला ही क्वेश्चन में दे दिए, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आएगा ना आप कर पाएंगे हैंडल। तो जब पीवी डायग्राम का बात आएगा ना, तो देखिए हम आपको आसान तरीका से बता रहे हैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करना।
तो आप बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से बनाते हैं इसको हम, क्योंकि एक ही बार में ना ये लाइन थोड़ा डायग्राम छोटा बना रहे हैं ना डियर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट का नाम आप देंगे, मान के चलिए आपका ये हो गया 1 से 2, हम कहीं भी नाम आप दे सकते हैं। 1 से 2 हो गया ये पॉइंट 2, और 2 से क्या हो गया 3, 3 से फिर क्या हो गया 4, और 4 से 1। देखिए तो ये है 1 से 2, 2 से 3, दोनों में आप देख रहे हैं कंप्रेशन हो रहा है, दोनों में कंप्रेशन हो रहा है, दोनों में आपका कंप्रेशन हो रहा है। अब हम टीएस डायग्राम भी पहले एक बार बना लें, तब जा कर के और भी ज़्यादा क्लियर रहेगा मामला। टीएस डायग्राम भी यहाँ बना लें। तो 1 से 2, अब कहेंगे सर एक्सपेंशन इसका मतलब दो जगह पे हो रहा है। हाँ, एक्सपेंशन भी दो जगह, पता है 3 से 4 में भी एक्सपेंशन मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, प्रेशर घटना। 3 से 4 में भी आप देखिए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 3 से 4 में भी आप देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो है वो आपका 4 से 1 में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हम और भी नामांकन थोड़ा कर दें तो एक्चुअली में पता है बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 में इसको हम आइसोथर्मल बोलते हैं। 1 से 2 वाला को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बराबर ये कांस्टेंट का है, और ये एक क्या बोले आइसेंट्रोपिक है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक, देखिए लिखे थे ना 2, अब एक क्या है आपका, दो दो बार कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन हुआ है 1 से 2 में भी। और एक्सपेंशन कहाँ पे, तो एक्सपेंशन एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल कम एक सॉरी क्या लिख दिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखना है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, और एक और देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना, तो वही आपको लिखवाए थे ना, 2 आइसोथर्मल होगा, 2 आइसेंट्रोपिक होगा। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, और इस डायग्राम को देखिए तो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बनेगा क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग है। तो आइसोथर्मल तो 1 से 2, 2 से 3, और क्या होगा 3 से 4, इस तरह से आपका बनेगा। तो अब हम आपको और भी बता दें नॉलेज के लिए कि 1 से 2 में जो हो रहा है, सॉरी हाँ 1 से 2 में ये हीट का रिजेक्शन हो रहा है, और 3 से 4 में जो हो रहा है ना वो हीट का एडिशन हो रहा है। यानी कि 1 से 2 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है, और 2 से 3 में कंप्रेशन हो रहा है, और फिर आपका 3 से 4 में आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है, और फिर उसके बाद 4 से 1 में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। हीट एड होने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन ही होगा। तो ये है, और आइसेंट्रोपिक ये सब को आप जानते ही हैं कि यदि एडियाबेटिक रहेगा तो पीवी टू दी पावर क्या होता है, गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो खैर ये पीवी और टीएस डायग्राम आपका किसका हो गया, कार्नोट साइकिल का, जिसमें 2 आइसोथर्मल 2 आइसेंट्रोपिक होता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे ये बात। एक और अभी यहाँ पे साइकिल आया था, हम उसके बारे में भी छोड़े क्यों, ब्रेटॉन साइकिल। याद रखिएगा ये भी एक पॉजिटिव साइकिल है, ब्रेटॉन साइकिल। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम सभी के बारे में दे दिए। तो ब्रेटॉन साइकिल में जो है ना वो 2 आपका आइसोबारिक होता है, और प्लस 2 जो होता है ना वो आइसेंट्रोपिक होता है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, इस तरह से आप याद रखिएगा, 4 होता है टोटल, 2 आइसोबारिक। अब ब्रेटॉन साइकिल पे बेस्ड जो है ना आपका ये सब है, क्या बोलते हैं, गैस टरबाइन इंजन। गैस टरबाइन इंजन बोलिए, गैस इंजन, जैसे कि रॉकेट इंजन, या फिर एरोप्लेन का इंजन हो गया, या फिर आपका एरोप्लेन का हेलीकॉप्टर का इंजन, ये सब जितना भी है ना ये ब्रेटॉन साइकिल पे बेस्ड है। ये ब्रेटॉन साइकिल पे बेस्ड है आपका गैस टरबाइन इंजन। तो 2 आइसोबारिक, इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाए तो 2 आइसोबारिक है इसमें, यानी 2 जगह पे कांस्टेंट प्रेशर पे आपको होगा, दिखेगा। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ बनता है। अरे क्या बना दिया,
इसको ना और मिटाते हैं, इधर से ही दिखाते हैं ना। देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसको आप नाम दे सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि 2 से 3 में क्या होगा, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे है, और 4 से 1 हीट का रिजेक्शन होता है। एक आपका कंप्रेशन हो रहा है और एक आपका क्या एक्सपेंशन, और साइकिल कैसा है क्लॉकवाइज। तो ये आपका हो गया पीवी डायग्राम इसका। टीएस डायग्राम इसका यदि बनाएंगे आप, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी डायग्राम, तो टीएस डायग्राम कैसा होगा, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, तो 1 से 2 ऐसा आपका बनेगा, और 2 से 3 तो ये आपका बन जाएगा। ये कौन साइकिल हो गया, तो ये आपका ब्रेटॉन साइकिल हो गया। ये जो है ये आपका ब्रेटॉन साइकिल हो गया, समझ रहे हैं। ये भी अभी भी क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज ही बन रहा है, तो क्लॉकवाइज ही बनता है। जितना भी ब्रेटॉन साइकिल होगा ना, ये ब्रेटॉन साइकिल आपका क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग है, पावर प्रोड्यूसिंग वाला है, तो क्लॉकवाइज ही बनेगा। अब यहाँ पे 2 से 3 में आप दिखा सकते हैं क्या हो रहा है, हीट का एडिशन, और 4 से 1 में क्या है, तो हीट का रिजेक्शन का प्रोसेस है। तो इस तरह से ब्रेटॉन साइकिल। अब ब्रेटॉन साइकिल के बारे में कभी आ जाए कि ब्रेटॉन साइकिल तो आपका कितना प्रोसेस होता है, तो 2 आइसोबारिक होता है, यानी आइसोबारिक को कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक, यानी 4 टोटल हो गया। अब हर एक साइकिल में यहाँ पे देख रहे हैं कितना, 4-5 साइकिल हम आपको पूरा बता दिए हैं, 4-5 साइकिल हम आपको बता दिए। डुअल साइकिल का हम एफिशिएंसी भी बता दिए, है ना। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी से रिलेटेड बातें किया जाएगा, तो कार्नोट का एफिशिएंसी जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, इस तरह से होता है। 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है किसका, तो ये हो गया आपका कार्नोट का। यदि आप थोड़ा सा और भी बातें करें तो ब्रेटॉन का क्या एफिशिएंसी होगा भाई, ब्रेटॉन साइकिल का क्या एफिशिएंसी होगा, तो ब्रेटॉन का भी हम आपको बता देते हैं। कभी यदि पूछ दे कि ब्रेटॉन साइकिल का क्या एफिशिएंसी होगा, पूछा जा सकता है, तो मान लीजिए एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल BC, तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल जो है ना डियर, वो आपका एक प्रेशर रेशियो के टर्म में इसका एफिशिएंसी होता है, तो 1 माइनस होता है इसका एफिशिएंसी, 1 माइनस, आप इसका डेरिवेशन भी पढ़े, हम डेरिवेशन भी करवाए क्लास में, तो 1 माइनस RP होता है, यानी प्रेशर रेशियो यहाँ पे, और उसके बाद होता है गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये ब्रेटॉन साइकिल का एफिशिएंसी हो गया। RP यहाँ पे प्रेशर रेशियो है, और RP का जो वैल्यू होता है ना प्रेशर रेशियो का, वो एक्चुअली में होता है 2 पॉइंट का प्रेशर डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट का प्रेशर। अब 2 और 3 का प्रेशर तो बराबर है, अब साइकिल में देख रहे हैं 2 और 3 का प्रेशर बराबर है, एंड यदि 1 और 4 का प्रेशर बोला जाए तो 1 और 4 का प्रेशर भी क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से चारों साइकिल पूरा डिस्कस किया आपके सामने। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, आप जो भी यहाँ तक लेक्चर में बने होंगे अभी तक स्टूडेंट, वो प्लीज़ जरूर कमेंट करेंगे कि मज़ा आया या नहीं, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, इतना बातें हम आपको यहाँ पे बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ पावर। देखिए क्या लिखा है, लॉस ऑफ पावर, टू कंपनसेट, हम कंपनसेट करना चाहते हैं, यानी पावर लॉस को कम करना चाहते हैं, उसको जो है फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। जो पावर लॉस हो रहा है वो चाहते कि अचीव हो जाए, कंपनसेट हो जाए, यही समझिए इसका मतलब यहाँ। तो ड्यू टू अल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ना, आप सुने होंगे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर घटता है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर घटता है। तो जैसे कि यूपर आप जाएंगे तो पावर लॉस आपका कंपनसेट होगा क्योंकि प्रेशर घटेगा। तो विच प्रोसेस इज यूज्ड, आप क्या करेंगे कि आपका पावर लॉस कमे नहीं, आप पावर लॉस को मतलब बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सुपर चार्जिंग, ऑप्शन नंबर बी में अस्केवेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी में है कूलिंग, और ऑप्शन नंबर डी में है टर्बो चार्जिंग। हम आपको बता दें सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में ना काम एक ही होता है। सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में जो होता है ना, देखिए कोई भी इंजन,
सोचिए कोई भी चीज़ को कंबसन होने के लिए, सिंपली समझिए, कोई भी चीज़ जलता किसके उपस्थिति में है, किसके प्रेजेंट में है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन मतलब एयर का होना जरूरी है, एयर में तो ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब एयर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगा। आप इतना बात को समझिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जल रहा है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहा है, यानी कि इग्निशन के लिए, बर्निंग के लिए एयर का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। यदि एयर कम रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ एयर होगा, तो बर्निंग बहुत प्रॉपर वे में नहीं होगा, इग्निशन बहुत प्रॉपर वे में नहीं होगा डियर। लेकिन यदि आपका मान के चलिए कि ऐसा हो कि ऑक्सीजन या फिर एयर आपका का प्रेजेंस जो है बहुत बढ़िया हो, यानी डेंसिटी जो एयर का हो, डेंसिटी जो एयर का हो वो आपको बहुत बेहतर हो, तो उस कंडीशन में बर्निंग जो होगा ना, बहुत बेहतर बर्निंग होगा। डेंसिटी यदि बेहतर होगा तो बर्निंग बहुत बेहतर होगा, ये बात को आप जानते हैं। तो उसी के लिए, यानी एयर का डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी ऑफ एयर को बढ़ाने के लिए, है ना, क्वांटिटी ऑफ एयर। अब सोचिए ना, क्वांटिटी ऑफ एयर कैसे बढ़ेगा? अब मान लीजिए सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम को तो आप बढ़ा नहीं सकते, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो आप कहेंगे हाँ सर कांस्टेंट है, तो एयर को कंप्रेस करके डाला जाता है। कंप्रेस करने से उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में मास जो है एयर का, क्वांटिटी जो है एयर का वो बढ़ जाता है डियर। तो कंप्रेस करेंगे तभी बढ़ेगा ना। तो कंप्रेस्ड एयर जिसको बोलेंगे डेंस एयर, हाईली डेंस एयर, हाई डेंसिटी वाला एयर, मतलब डेंसिटी बढ़ा करके कंप्रेस करके एयर को डाला जाता है। तो ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर। दोनों एक ही काम करता है, दोनों सेम काम करता है, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। जनरली आप बाइक वगैरह में तो नहीं, कार ये सब में ये सब को देखेंगे आप। टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको है ना, वो टर्बो चार्जर आपको डीजल इंजन में देखने को मिलेगा। टर्बो चार्जर जो आपका है डीजल इंजन में, और पेट्रोल इंजन में जो है ना वो सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली जो है ना वो डीजल इंजन के साथ जो है वो ये सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़िया है और ज़्यादातर डीजल इंजन में ही यूज किया जाता है। लेकिन पेट्रोल में भी होता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलेंगे। तो आपका टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर दोनों होता है, दोनों हो सकता है पेट्रोल इंजन में। आपका काम क्या है? तो आपको शॉर्टकट में बता दिए कि ये डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर को अंदर लाता है सिलेंडर चैम्बर के अंदर। कैसा एयर को लाता है? कंप्रेस्ड एयर को लाता है। अब जब कंप्रेस्ड एयर आएगा, बर्निंग बढ़िया होगा तो पावर जो है बहुत अच्छा इंजन देगा, माइलेज भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो बाय यूजिंग सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर इंजन में ये सब लगा हुआ रहेगा, ये महंगी गाड़ियों में लगा रहता है। तो ये सब लगा हुआ रहने से आपको जो माइलेज मिलेगा वो ज़्यादा माइलेज मिलेगा, एफिशिएंसी जो मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, जो पावर डिलीवरी मिलेगा इंजन से वो ज़्यादा मिलेगा डियर। तो देखिए सुपर चार्जर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं डायग्राम। देखिए तो सुपर चार्जर में एक देखिए इंजन है। अब देख रहे इंजन का एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इंजन का ऑब्वियस एक इनलेट एक आउटलेट होता है। तो इनलेट के पास आप जरा देखिए ध्यान से, तो कैसा एयर आ रहा है? आप कहेंगे सर कंप्रेस्ड एयर आ रहा है। इनलेट की तरफ आप देखिए ध्यान से, कैसा एयर आ रहा है? आप कहेंगे कंप्रेस्ड एयर आ रहा है। कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, हम डायरेक्शन बता दिए हैं। है ना डियर, कंप्रेस्ड एयर आ रहा है। अब कौन ऐसा किया? कंप्रेसर किया। सी का मतलब यहाँ कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर में क्या जाएगा? तो कंप्रेसर में फ्रेश एयर ये कंप्रेसर अपने में सक करेगा और उसको कंप्रेस करके और डालेगा इंजन के अंदर जाएगा वो। अब कंप्रेसर एक नेगेटिव डिवाइस है, चलाने के लिए इनपुट चाहिए। तो इनपुट देखिए कैसे मिला है, इंजन से ही, यानी इंजन का क्रैंक साफ्ट जो है, इंजन का क्रैंक साफ्ट है उसी से कनेक्टेड एक बेल्ट के थ्रू कंप्रेसर आपका। अब देख पा रहे डायग्राम को बढ़िया से, इंजन का क्रैंक साफ्ट से एक बेल्ट कनेक्ट करके कंप्रेसर को चलाया जा रहा है। यानी आपके मन में एक बात आएगा कि सर इंजन यदि जो भी पावर डेवलप करेगा सर, वो पावर आपका व्हील को देता है, तो व्हील को पावर देगा और साथ ही साथ यहाँ का कंप्रेसर को भी देगा। यानी कि पूरा पावर इंजन जो डेवलप करेगा ना डियर, वो इन केस ऑफ सुपर चार्जर पूरा पावर जो है इंजन को नहीं डिलीवर हो पाएगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी का पावर जो है वो कंज्यूम करेगा आपका कंप्रेसर, जो कि सुपर चार्जर में लगा हुआ है कंप्रेसर। क्लियर ना? तो ये बहुत अच्छा मेथड तो नहीं हुआ, क्योंकि पावर इंजन से ही लेकर के ये काम हो रहा है। तो इंजन से तो पावर ले लिया। अब आप कहेंगे सर बैटरी वगैरह लगा करके कंप्रेसर को लगाते,
तो देखिए बैटरी से अब चलाते, बैटरी को चार्ज भी तो इंजन ही करता ना, तो वहाँ से भी दिक्कत है एक तरह से। तो कुछ ना आदमी जुगाड़ लगाया, आदमी ना मतलब लोग जो है वो जुगाड़ लगाते रहते हैं, इसी से तो सोचते रहते हैं डेली। मतलब देखिए आदमी लोग सोच रहा है, डेली सोच रहा है, हमारा ह्यूमन का नेचर है, डेली कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें आपको दुनिया में देखने को मिल रहा है। कैसे? तो ऑब्वियस है, लोग डेली कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ में मॉडिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं कि एग्जिस्टिंग में कुछ खराबी तो उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। तो फिर देखिए आपका टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट है यार, उसमें क्या किया गया, सेम ही काम होगा यहाँ पे भी। हाई डेंसिटी वाला एयर आएगा, अंदर कौन जाएगा, हाई डेंसिटी एयर है ना। अब देखिए क्या होगा, तो इसमें क्या किया गया ना, इंजन के क्रैंक शाफ्ट से कंप्रेसर को नहीं चलाया गया। तो भाई कैसे चलेगा कंप्रेसर, आखिर बैटरी से क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बैटरी से नहीं, बैटरी से भी यहाँ पे नहीं चलाया गया है इसको, बैटरी से भी इसको नहीं चलाया गया है यहाँ पे। तो देखिए कैसे चलाया गया है, तो कैसे चलाई गई है, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सोचिए ना कि इंजन का एग्जॉस्ट होता है नहीं, जो साइलेंसर से बाहर निकलता है डियर, साइलेंसर से जो बाहर धुआं निकलता है, क्या उसके पास प्रेशर होता है या नहीं होता? आप कहेंगे हाँ सर होता है, हम हाथ देखे थे एक दिन तो, या फिर एक आप कागज दिए, कागज उड़ गया। यानी साइलेंसर से जो धुआं निकलता है ना, एक प्रेशर में निकलता है डियर। तो लोग सोचते रहे कि ये धुआं का भी कुछ जुगाड़ लगाया जाए, कुछ उपाय लगाया जाए, इससे कुछ पावर डेवलप किया जाए। तो एग्जॉस्ट को सप्लाई कर दिया गया एक टरबाइन में, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जॉस्ट को सप्लाई किया गया टरबाइन में। और एग्जॉस्ट को जब सप्लाई किया गया टरबाइन में, तो टरबाइन में सप्लाई करके, और देखिए क्या हुआ है, तो टरबाइन आपका एक प्राइम मूवर है, तो टरबाइन में फैन लगा हुआ है, इम्पेलर लगा हुआ है, टरबाइन घूमने लगा, तो टरबाइन डेवलप किया मैकेनिकल पावर। अब टरबाइन जब मैकेनिकल पावर डेवलप किया तो किसको दे दिया, शाफ्ट को कपल कर दिया गया, यानी टरबाइन का शाफ्ट कंप्रेसर का एक में जोड़ दिया गया। तो टरबाइन जैसे घुमा, कंप्रेसर को घुमा दिया, और कंप्रेसर को घुमाना ही तो है। इससे पहले सुपर चार्जर में इंजन का क्रैंक शाफ्ट से पावर ले रहा था कंप्रेसर, अब देखिए टरबाइन से ले रहा है, इसीलिए नाम है टर्बो चार्जर। यानी कि टर्बो मतलब टरबाइन, यानी यहाँ टरबाइन यूज किया जा रहा है, लेकिन सुपर चार्जर में देयर इज नो टरबाइन। तो कंप्रेस किया एयर को, और कंप्रेस करने के बाद फिर से देखिए कहाँ ले आया, फिर से आपका इंजन के अंदर। यही तो काम था, इंजन के अंदर लाना है कंप्रेस्ड एयर हमारा, हाई डेंसिटी का एयर को, यानी एयर का क्वांटिटी को ज़्यादा लाना है, तो ज़्यादा लाने के लिए, और फिर आपका टरबाइन से बाहर निकलेगा, और फिर आपका क्या होगा, फिर आपका वही साइलेंसर से ये धुआं बाहर निकल जाएगा। फिर से ही धुआं बाहर ही निकलना है, लेकिन बाहर निकलने से पहले टरबाइन को घुमाया, तो सोचिए ना धुआं जो बाहर बर्बाद जा रहा था वो कुछ काम किया है ना। आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए, तो उम्मीद है सुपर चार्जर टर्बो चार्जर आपको यहाँ समझ में आ गया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, अब यहाँ पे भी ये सेटअप जो था ना, ये टर्बो चार्जर वाला ही सेटअप है, बस उसी का सेटअप है। अब यहाँ पे कुछ और बात किया गया है कि एक आपका इंजन है, इंजन से जो है ना वो कंप्रेसर में लाने से पहले, कंप्रेसर में लाने से पहले नहीं, कंप्रेसर के बाद जो है वो एयर क्या होगा, कंप्रेस होने के बाद गर्म हो जाता है, इसीलिए एक चार्ज एयर कूलर भी लगा रहता है, एक एयर कूलर भी लगाया जाता है। अब उसमें नहीं दिखाए थे, एक एयर कूलर लगा रहता है, क्योंकि बहुत गर्म हवा चला जाएगा ना इंजन के अंदर, तो गर्म हवा नहीं जाएगा। अब एक चीज़ और भी सुनिए, अब डीजल इंजन में यदि टर्बो चार्जर वगैरह यूज करेंगे ना, डीजल इंजन में टर्बो चार्जर, तो नॉकिंग ये सब कम होगा, खटखट का आवाज़, नॉकिंग बड़ा ख़राब चीज़ है, तो नॉकिंग कम होगा, माइलेज वगैरह तो बढ़ेगा, नॉकिंग कम होगा। कभी पूछ दे टर्बो चार्जर रिड्यूसेस नॉकिंग, याद रखेंगे डीजल इंजन में नॉकिंग को क्या करता है, ये रिड्यूस भी करता है। तो लॉस ऑफ पावर के लॉस को हम जो है ऊपर जाएंगे तो पावर लॉस को जो है वो कंपनसेट करना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टर्बो चार्जिंग और सुपर चार्जिंग दोनों है, दोनों काम तो एक ही है। बेहतर कौन सा होगा, तो सुपर टर्बो चार्जिंग होगा, क्योंकि ये पावर जो है वो इंजन से नहीं लेता है। तो अब टिक करेंगे टर्बो चार्जिंग को। यहाँ एक अस्केप हैंजिंग भी है। अस्केप हैंजिंग का मतलब होता है ना कि मान लीजिए इंजन का सिलेंडर है, तो सिलेंडर में फ्यूल आपका बर्न हो गया डियर, पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, कुछ भी है, फ्यूल आपका बर्न हो गया। अब बर्न होने के बाद क्या बन गया, गैस बन गया ना, गैस बन गया। तो गैस बन गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा है उस गैस में। अब वो गैस क्या होता है, साइलेंसर से बाहर निकलता है। तो साइलेंसर से बाहर जो निकलता है ना, तो एक फ्रेश चार्ज यदि धक्का देगा, किसको, फ्रेश चार्ज यदि धक्का दे
उस धुआं को और बाहर निकाल दे, मतलब एग्जॉस्ट करवा दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्केप हैंजिंग प्रोसेस। फ्रेश चार्ज पुश आउट करेगा किसको, जो भी कंबस्टिबल गैसेस है, जो भी बर्न्ड फ्यूल है, उसको दबाएगा और कंप्रेस करने के बाद उसको पुश आउट करेगा। अब कहेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि जगह खाली नहीं होगा तो फिर फ्रेश चार्ज आएगा कहाँ, जब धुआं ही वहाँ रहेगा, धुआं बाहर निकलना जरूरी है ना डियर, तभी तो फ्रेश चार्ज आएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। क्योंकि हमेशा फ्यूल आएगा, बर्न होगा, फिर पावर मिलेगा, फिर वो बर्न होने के बाद धुआं बाहर निकलेगा, ये अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। तो ये एस्केप हैंजिंग में देखने को मिलेगा। देखिए एस्केप हैंजिंग आपका अलग अलग टाइप का होता है, ये सब एस्केप हैंजिंग से रिलेटेड बातें हैं। आप ऑलरेडी डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं हम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। एस्केप हैंजिंग तो ये क्या है, टू पुश आउट, सिंपल तरीके लिखवा दे, टू पुश आउट दी टू पुश आउट दी लिखते हैं टू पुश आउट दी बर्न्ड फ्यूल बाय दी फ्रेश चार्ज, बाय दी क्या, फ्रेश चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, एस्केप हैंजिंग। तो एस्केप हैंजिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है, क्रॉस फ्लो होता है, लूप और यूनी फ्लो भी होता है ना। इस तरह अलग अलग टाइप है। क्रॉस फ्लो में देखिए एक तरफ से फ्रेश चार्ज, ब्लू वाला फ्रेश चार्ज है, रेड वाला जो है वो जला हुआ है, जला हुआ फ्यूल यानी बर्न्ड फ्यूल उसको बोल सकते हैं यहाँ पे जो है। तो आपका देखिए उधर से इधर धक्का दे रहा है। लूप फ्लो में क्या हुआ, लूप एस्केप हैंजिंग में कि जिधर से गया फ्रेश चार्ज उधर ही से आपका उसी डायरेक्शन, मतलब जिधर से गया था उसी साइड से, मतलब उसी से नहीं, जिस डायरेक्शन से गया था, मतलब जिस तरफ से आपका गया था फ्रेश चार्ज उसी तरफ से निकल रहा है आपका अलग वाल्व से, वो आपका एग्जॉस्ट वाला। यूनी फ्लो मतलब वो एक डायरेक्शन से, देखिए नीचे से जा रहा है ऊपर से निकल रहा है, नीचे से जा रहा है ऊपर से निकल रहा है, यूनी फ्लो मतलब एक डायरेक्शन से। तो ये हो गया आपका एस्केप हैंजिंग, ये हो गया क्या, एस्केप हैंजिंग। तो उम्मीद है सेकेंड वाला भी आपको समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन है कि रिलेटिव एफिशिएंसी इज गिवन बाय। हम आपको बता दें कि रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है भाई। तो रिलेटिव एफिशिएंसी सबसे पहले तो इसका आप आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये होगा एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अभी आप जो देख रहे थे ना, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी देखिए 1 - 1 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर गामा -1, डीजल का देखे 1 माइनस इस तरह से, डुअल का देखे या ब्रेटॉन का देखे, वो सब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी था, याद रखिएगा। वो एक्चुअल नहीं था, थियोरेटिकल एफिशिएंसी था जो ऊपर में लिखे थे। तो रिलेटिव एफिशिएंसी होता है ना, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा डिवाइडेड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है ना वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है ना वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा, ये है। और भी आपको बता दें कि मान लीजिए ये वाला ऑप्शन किसका होता है भाई, bhp अपॉन, यहाँ पे bhp का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, और डिवाइडेड बाय क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा नॉलेज दें कि इंजन जब डेवलप करता है ना, तो इंजन का जब फ्यूल बर्न होता है तो एक पावर मिलता है, वो होता है m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू लिखे सी भी है ना, कैलोरीफिक वैल्यू लिखे, इतना अमाउंट का जो है ना, और थोड़ा अच्छे से लिख दे, देखिए इतना अमाउंट का जो है ना वो एनर्जी निकलता है, m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो होता है कि कितना जो है एनर्जी रिलीज हुआ 1 kg जलाने से, यानी किलो जूल पर केजी, इस तरह इसका यूनिट होता है। m.f का यूनिट तो मास फ्लो रेट है, ऑब्वियस है कि kg पर सेकेंड में होगा। तो ये हुआ फ्यूल बर्निंग से इतना मिलता है, लेकिन फ्यूल बर्निंग से जो मिलता है ना वही हमारा पिस्टन को नहीं मिलता है। पिस्टन को कम मिलता है, पिस्टन को जो मिलता है ना उसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं या इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारा ब्रेक पावर होता है। तो यहाँ से यहाँ जो होता है एक फ्रिक्शनल पावर होता है जो लॉस एक तरह से हुआ, और यहाँ से यहाँ भी लॉस होता है। तो यहाँ से यहाँ लॉस जो है ना, तो लॉस ड्यू टू कूलिंग, रेडिएशन, ETC, मान लीजिए इस तरह से आपका लॉस होता है। तो इतना तो फ्यूल बर्निंग से होता है, जो बड़ा वाला ग्राफ दिख रहा है।
लेकिन लॉस होकर के हमको इंडिकेटेड पावर कहाँ मिलता है? तो इंडिकेटेड पावर याद रखिएगा पिस्टन पे, पिस्टन पे जो पावर। ब्रेक पावर कहाँ पे मिलता है? तो ये होता है क्रैंक शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट पे इसको ब्रेक पावर बोलते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शनल पावर क्या हुआ? तो फ्रिक्शनल पावर हो गया भाई इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, कभी भी पूछा जा सकता है ये सब, इंजन परफॉर्मेंस में ये सब हम बात पढ़ाए हैं। तो याद रखिएगा ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP अपॉन जो IHP होता है, या सिंपली BP अपॉन HP, BP अपॉन IP यानी ब्रेक पावर अपॉन ये। तो ये जो होता है ना, ये आपका ये जो होता है ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, याद रखिएगा ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे और भी है, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड है। तो वर्क डन बाय हीट सप्लाइड जो होगा ना, ये थर्मल एफिशिएंसी होगा, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, ये थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे होगा। तो और एक एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी बाय वॉल्यूमेट्रिक, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होगा ना, वो रिलेटिव एफिशिएंसी होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा ऑप्शन किसका होता वो हम आपको बता दिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी जब रहता पूछा हुआ तब, और थर्मल एफिशिएंसी जब रहता तब होता वर्क डन बाय, सीधा आप कह सकते हैं कि हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाई कहाँ से होगा? बाय फ्यूल बर्निंग, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल बर्निंग। और वर्क डन मतलब कह सकते हैं एक तरह से ब्रेक पावर, वर्क डन मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ब्रेक पावर। तो वो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बन जाता है एक्चुअली में। यहीं से जो है ना डियर, वो होता है BTH, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। पता है क्या होता है? ब्रेक पावर अपॉन m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। और एंड होता है, एक आपका पूछ देगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो याद रखिएगा इंडिकेटेड पावर अपॉन m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू होगा, ये सब होगा। तो यहाँ से बहुत सारा पावर से रिलेटेड बातें हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन एयर कंप्रेसर द क्वांटिटी ऑफ एयर, इन एयर कंप्रेसर द क्वांटिटी ऑफ एयर, इन एयर कंप्रेसर द क्वांटिटी ऑफ एयर, द क्वांटिटी ऑफ एयर, बात को समझिए, क्वांटिटी ऑफ एयर कंप्रेस्ड पर मिनट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। देखिए यहाँ बात लिखा है कुछ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन लिखा है, इस बात को समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन लिखा है, इस बात को समझिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्री एयर डिलीवर्ड। अब बात ऐसा है ना कि आखिरकार भाई FAD मतलब क्या? तो हम आपको बता दिए अभी किसका मतलब होता है, फ्री एयर डिलीवर्ड, फ्री एयर डिलीवर्ड होता है डियर, फ्री एयर डिलीवर्ड होता है। और फ्री एयर डिलीवर्ड क्या है भाई? तो फ्री एयर डिलीवर्ड है एक्चुअल वॉल्यूम, अब समझिएगा, एक्चुअल वॉल्यूम, ये ना मेनली लीटर में बात किया जाता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर, ऑफ द एयर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, बाय द कंप्रेसर, बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड, इधर वाला बोलना जरूरी, व्हेन रिड्यूस्ड, व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। देखिए क्या लिखा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड। आप यहां पे ना डिलीवर्ड के बाद पर मिनट भी जोड़ सकते हैं, अच्छा रहेगा, पर मिनट, पर मिनट बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। देखिए जो डिलीवरी का बात हो रहा है ना, तो डिलीवरी के पास जो है प्रेशर टेम्परेचर का बात जब करते हैं ना, तो एक्चुअली में बोला जाता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.01325 बार, जो 1 ATM का वैल्यू होता है। तो इस तरीके से मतलब जो डिलीवर होगा ना, वो इतना सेल्सियस पे और इतना बार पे डिलीवर होगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा, यानी कि आप कह सकते हैं लीटर पर मिनट। तो यही जो हुआ वो फ्री एयर क्या हुआ, डिलीवर्ड।
तो यहाँ पे यही पूछा, क्वांटिटी ऑफ एयर कंप्रेस्ड पर मिनट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे, है ना, कंप्रेस्ड एयर, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री एयर डिलीवर्ड बोलते हैं। एफिशिएंसी नहीं बोलते, पावर भी नहीं बोलते, कैपेसिटी नहीं बोलते। कंप्रेसर का कैपेसिटी ये चीज़ नहीं होता है ना, वो अलग है। तो खैर ये चौथा का जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, फ्री एयर डिलीवर्ड को आप टिक करेंगे, फ्री एयर डिलीवर्ड को। देख रहे, व्हेन रिड्यूस्ड टू अंडरलाइन जरूर करिए, व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस है यहाँ, व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है यहाँ। इसी को जो है ना वो अलग तरीके से भी बोला जाता है, बहुत सारे जगह पे आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो देखिए, दी डिलीवरी, हम ये भी बता देते हैं, बात एक ही दोनों का, द डिलीवरी वॉल्यूम रिड्यूस्ड इन द कंप्रेसर, in the compressor to a pressure of 1 bar, यानी 1 बार मतलब वही 1.0, एंड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय बोला जाता है द रिलेटिव वॉल्यूम एट दैट कंडीशन इज फ्री एयर डिलीवर्ड। क्या है पता है ना, देख रहे हैं क्या लिखे हैं, द डिलीवरी वॉल्यूम रिड्यूस्ड इन द कंप्रेसर, द डिलीवरी वॉल्यूम रिड्यूस्ड इन द कंप्रेसर टू ए प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ एयर एट दैट टाइम, उस समय जो वॉल्यूम है उसका एयर का, तो उसी को बोलते हैं फ्री एयर डिलीवर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री एयर डिलीवर्ड बोलते हैं। बात को समझिए। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अगला चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में डायरेक्ट है कि मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर आर यूज्ड फॉर। तो याद रखिएगा, मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ना, वो आपका उपयोग करते हैं, ऑब्वियस है कि प्रेशर बढ़ाने के लिए करते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए करते हैं, तो प्रेशर आपका ना 300 से तो खैर ज़्यादा तक होता है, लेकिन 500 से कम में होता है। तो ऑब्वियस है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ज़्यादा होगा। 300 से ज़्यादा होता है, 400 डिग्री 400 बार तक इस तरह का रहता है मल्टी स्टेजिंग से, खैर ठीक है। 300-400 बार, तो 300 बार 300 बार प्रेशर के लिए। अब मल्टी स्टेज में यदि 2 स्टेज का बात किया जाए, 2 स्टेज भी एक मल्टी स्टेज है ना, तो आप देखे होंगे 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, कभी 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में क्या होता है, दो कंप्रेसर होगा। एक आपका होता है लो प्रेशर कंप्रेसर और एक होता है हाई प्रेशर कंप्रेसर। एक आप देखे होंगे कि एक कंप्रेसर जो रहेगा वो आपका लो प्रेशर रहेगा और एक क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, और एक आपका रहेगा लो प्रेशर कंप्रेसर। और फिर इसके बाद ना एक इंटरकूलर लगा दिया जाता है आईसी, ताकि एयर ठंडा हो जाए। कंप्रेसर है ना, इसलिए इस तरह दिखाए, इधर से होगा ऐसे टाइप से, और ये दोनों क्या रहेगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कपल रहेगा। तो ये हुआ एयर इन करेगा और कंप्रेस्ड एयर क्या होगा, आउट होगा, कंप्रेस्ड एयर आउट होगा डियर। इंटरकूलर एक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, एक हीट एक्सचेंजर है जो क्या करता है, एयर का टेम्परेचर को घटाता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, टू कंप्रेस दी कोल्ड एयर इज मोर ईजियर देन हॉट एयर। हॉट एयर को कंप्रेस करने में ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा कंप्रेसर देन
कोल्ड एयर को कंप्रेस करना होगा ना, तो कंप्रेसर कम पावर कंज्यूम करेगा। कंप्रेसर एक नेगेटिव डिवाइस है, बाहर से पावर आपको देना पड़ेगा, बाहर से पावर देंगे तभी चलेगा। तो इसलिए एम लगाएं, मतलब एक स्टार्टिंग मोटर रहता है, एक स्टार्टिंग मोटर। तो खैर ये 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हुआ। और मल्टी स्टेज का यूज हम इसलिए करते हैं ना, जब हमको प्रेशर ज़्यादा चाहिए डिलीवरी पे तो मल्टी स्टेजिंग यूज करते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा चाहिए डिलीवरी पे तो क्या यूज करते हैं, मल्टी स्टेजिंग यूज कर लेते हैं। नहीं तो सिंगल स्टेज से भी काम चल जाएगा। सिंगल स्टेज से उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मिल पाएगा, मल्टी स्टेज से आपको प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और इसी का यदि आप पीवी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो पता है कंप्रेशन होना मतलब इस तरह से 1 से 2 हुआ। अब 2 से 3 में एक एयर कूलर लगा दिया गया, सॉरी इंटर कूलर। इस तरह से आप बना सकते हैं, सक्शन और डिलीवरी हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 से 3 दिखाए हैं ना, 3 के बाद 4 दिखाएंगे, तो 2 से 3 में इंटर कूलर लगा हुआ आईसी, और 1 से 2 में जो है ना ये लो प्रेशर कंप्रेसर और एक क्या हाई प्रेशर कंप्रेसर है। तो 2 स्टेज ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, एयर कंप्रेसर। 2 स्टेज का जब कभी मतलब पीवी डायग्राम का ये हो तो पीवी डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। और कंप्रेशन में ना जनरली जो है वो पीवी टू दी पावर एन वाला यूज किया जाता है, पॉलीट्रॉपी, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन क्या होता है, उसमें वर्क डन कम करना पड़ता है। तो पीवी टू दी पावर हम यहाँ एन लिख दिए हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा बात आपको समझ में उम्मीद है कि आ रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रहा है ना डियर। चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। द मेन डिसएडवांटेजेज ऑफ, अच्छा इसका टिक तो कर दिए, हाँ। द मेन डिसएडवांटेजेज ऑफ गैस टरबाइन इज इट्स। गैस टरबाइन का मेन डिसएडवांटेज क्या है, गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन मतलब वही हुआ ब्रेटॉन साइकिल वाला। गैस टरबाइन का मतलब यहाँ पे वही है ब्रेटॉन साइकिल वाला, ब्रेटॉन साइकिल वही है। ब्रेटॉन साइकिल को और भी नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है जूल साइकिल, याद रखिएगा, जूल साइकिल भी बोलते हैं। तो मेन डिसएडवांटेज गैस टरबाइन का जो है ना वो लोअर एफिशिएंसी है। गैस टरबाइन का एफिशिएंसी क्या होगा ना, कम होता है। तो मेन डिसएडवांटेज यही है, लोअर एफिशिएंसी। तो इसमें ज़्यादा क्या करना, छठा नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर, एक्सियल। अब आप कंप्रेसर ना देखे थे कि कंप्रेसर जो है, कहीं क्वेश्चन और भी आ सकता है कि एक आपका होता था डायनेमिक टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, हम आपको पढ़ा चुके हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, और एक आपका था डायनेमिक टाइप। अब डायनेमिक टाइप में आप 2 पढ़े थे, एक था सेंट्रीफ्यूगल और एक था एक्सियल। ठीक है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या था, तो भाई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और एक आपका होता था रोटरी कंप्रेसर, है कि नहीं है। तो रोटरी कंप्रेसर में बहुत सारा आप देखें कि वेन कंप्रेसर हो गया, स्क्री वगैरह हो गया, लोब वगैरह वाला हो गया, है ना, ईटीसी। तो ये सब आपका था। रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ये सब होता था। तो खैर, तो इस तरह से कंप्रेसर को क्लासिफाई किया गया था। तब यहाँ पूछा है एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर इज सूटेबल फॉर, एक्सियल फ्लो किसमें है। तो देखिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है ना वो भी एक्सियल फ्लो वाला नहीं रहता है। ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट में, देखिए कंप्रेसर तो एयर कंडीशनिंग में भी है, कंप्रेसर तो आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट में भी है, कंप्रेसर तो आपका गैस टरबाइन में भी है। यही बात को समझिए, तीनों में कंप्रेसर है। लेकिन एक्सियल फ्लो किसके लिए बेहतर सूटेबल है, तो याद रखेंगे गैस टरबाइन के लिए, गैस टरबाइन इंजन के लिए एक्सियल फ्लो वाला कंप्रेसर ज़्यादा सूटेबल कंप्रेसर इसको बोला गया है। तो बस ये चीज़ें को याद रखेंगे। लेकिन कंप्रेसर सभी में लगा हुआ है, कंप्रेसर सभी में लगा हुआ है। रोटरी टाइप का कंप्रेसर, आपका घर का जो डोमेस्टिक फ्रिज है ना उसमें रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। जनरली शायद लोब टाइप का कंप्रेसर लगा हुआ है, लोब टाइप कंप्रेसर, खैर बहुत कंफर्म नहीं है लेकिन लोब टाइप ही लगा हुआ है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया।
चलते, सॉरी 6 नहीं 7, ये 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में स्पीड ऑफ रैम जेट इज, आपको याद होगा रैम जेट, हम आपको ना 3rd नंबर यूनिट में पढ़ाए जिसमें वही गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन था। गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्सन वाला यूनिट में आपको पढ़ाया गया है। तो आपको हम एक पढ़ाए थे टर्बो जेट, एक आपको पढ़ाए थे टर्बो प्रॉप, और एक आपको पढ़ाए थे रैम जेट। तो देखिए एक बात को समझिएगा, टर्बो जेट टर्बो प्रॉप में क्या रहता था ना, जैसे टर्बो प्रॉप इसी पे आपका एरोप्लेन का इंजन वगैरह है या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, बात को समझिएगा। रैम जेट क्या है ना कि रैम जेट एक ऐसा इंजन है जो जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, यानी रैम जेट जो है इनिशियल वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। और टर्बो जेट का यूज किया जाता है एक तरह से कह सकते हैं फाइटर जेट वगैरह में, ये सब में, लड़ाकू विमान वगैरह में रैम जेट को एक इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा तभी। तो रैम जेट जो है शुरुआत में अपने नहीं चलता है, इसका मतलब टर्बो प्रॉप पे आप रैम जेट को लोड करके ले जाएंगे, एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे, रैम जेट का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो वर्क करेगा। तो पूछा था स्पीड ऑफ रैम जेट इज क्या होता है, तो ग्रेटर देन दैट ऑफ टर्बो जेट, तो याद रखिएगा लेस देन दैट ऑफ टर्बो जेट, इक्वल टू दैट ऑफ टर्बो जेट, तो इक्वल तो नहीं लेस भी नहीं, याद रखेंगे इसका पहला ऑप्शन होगा ग्रेटर देन दैट ऑफ टर्बो जेट। टर्बो जेट से ना इसका ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ रैम जेट। अब कैसा कैसा दिखता है नहीं दिखता है ये तो अलग है, हम आपको इतना नॉलेज दे दें कि टर्बो जेट आपका हो गया, टर्बो प्रॉप वगैरह हो गया, ये सब ब्रेटॉन साइकिल पे बेस्ड है, सब ब्रेटॉन साइकिल पे, ये रैम जेट ही हो गया, सब ब्रेटॉन साइकिल पे बेस्ड है। मतलब कि ब्रेटॉन साइकिल में आपको क्या क्या दिखेगा, तो ब्रेटॉन साइकिल में आपको दिख जाएगा, हम थोड़ा बता दें तो एक आपको कंप्रेसर दिखेगा बाबू, एक आपको कंबसन चैम्बर जरूर दिखेगा, और एक आपको टरबाइन दिखेगा। तो इतना सारा चीज़ें जो है वो ब्रेटॉन साइकिल में दिखेगा। ये ओपन टाइप का हम बना दिए हैं। ब्रेटॉन साइकिल 2 टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है, क्लोज का एफिशिएंसी ओपन से ज़्यादा होता है। कभी पूछ दे तो आप लिखेंगे क्लोज का एफिशिएंसी जो है ओपन से ज़्यादा होता है। तो 8 नंबर। 9 नंबर में एयर रेफ्रिजरेशन वर्क्स ऑन, एयर रेफ्रिजरेशन वर्क्स ऑन पूछा है, एयर रेफ्रिजरेशन जिसमें एज द रेफ्रिजरेंट एयर हो, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल which uses एयर एज दी रेफ्रिजरेंट, एयर एज दी क्या यूज करेगा, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है, तो एक वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग सबस्टांस है। तो जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज में NH3 यूज किया जाता है अमोनिया, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में R12 यूज किया जाता है, वैसे एयर यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट एयर रेफ्रिजरेशन में। तो वर्क्स ऑन कौन साइकिल, तो देखिए रैंकाइन साइकिल बिल्कुल भी नहीं, रैंकाइन साइकिल पे क्या है, तो स्टीम पावर प्लांट, कभी पूछ दे तो स्टीम पावर प्लांट जो है वो आपका रैंकाइन साइकिल पे चल रहा है। रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है वो आइडियल, या फिर यहाँ पे एक हम लिख दें इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, याद रखेंगे। कभी पूछ दिया जाए कि इम्प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल कौन है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल। जैसे कि कार्नोट साइकिल इंजन के लिए इम्प्रैक्टिकल था, वैसे ही ये रेफ्रिजरेशन के लिए इम्प्रैक्टिकल है। अब नेक्स्ट है बेल कॉलेमन साइकिल, तो इसका जो आंसर होगा डियर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेल कॉलेमन साइकिल, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बेल कॉलेमन साइकिल। और बेल कॉलेमन जो साइकिल होता है ना, बेल कॉलेमन साइकिल, इसी को बेल कॉलेमन साइकिल को ही बोला जाता है रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है रिवर्स जूल साइकिल, याद रहेगा, रिवर्स जूल साइकिल। तो ब्रेटॉन साइकिल में 4 प्रोसेस था, बेल कॉलेमन में भी कितना होगा, 4 कौन कौन होगा, तो बेल कॉलेमन साइकिल में भी होगा आपका 2 कांस्टेंट प्रेशर वाला यानी आइसोबैरिक, और 2 जो होगा आइसेंट्रोपिक होगा। टोटल 4 प्रोसेस होगा,
टोटल 4 प्रोसेस होगा। क्वेश्चन बैंक में इसका ऑप्शन गलत लगा हुआ था, बोथ ए एंड सी था, जो कि 100% रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एयर रेफ्रिजरेशन वर्क्स ऑन बेल कॉलेमन साइकिल। बेल कॉलेमन साइकिल रेफ्रिजरेशन के लिए और भी साइकिल होता है, जैसे VCRS वगैरह भी होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी होता है। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो है ना, वो आपका होता है आइसेंथैल्पिक एक होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, और 2 जगह पे जो होता है 2 आइसोबारिक होता है, एंड 1 जो है ना 1 वो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। 1 जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। हम आपको बता दें थोड़ा नॉलेज के लिए कि आइसेंथैल्पिक जो होता है ना, ये आपका कंप्रेशन होता है, और आइसेंट्रोपिक जो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये आपका एक्सपेंशन होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत लिखे हैं, है ना, उसको हम ठीक कर रहे हैं। वो गलत लिख दिए, पेन कभी कभार पता नहीं क्या हो जा रहा है, पेन को पता नहीं क्या क्या हो जाता है जी। पेन चल ही नहीं रहा है। BCRC वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसे पढ़ाए थे ना, जब तक पेन नहीं चल रहा है हमको ऐसे ही बता दे ऑरली, तो उसी में ये सब बातें आपको बताया गया था। रुक जाइए एक बार, चलिए अब काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उल्टा लिख दिए थे। देखिए क्या होता है, आइसेंथैल्पिक जो प्रोसेस है ना, इसमें जो आपका होता है ना आइसेंथैल्पिक, वो एक्सपेंशन होता है, और आइसेंट्रोपिक जो होता है ना, ये होता है कंप्रेशन। और 2 जो आइसोबारिक है ना, तो एक में कांस्टेंट हीट एडिशन होता है, एक में रिजेक्शन होता है। अब देखे होंगे इसका TS डायग्राम वगैरह, VCRC का TS डायग्राम हम बना दें, तो कुछ ही डोम इसलिए बनाए कि फेज चेंज होता है। बहुत बार आप इसको बना भी चुके हैं। इस तरह से बनाते थे। तो आपका यहाँ पे जो है वो हम आपको बता दें कि 4 से 1 में यहाँ पे हीट एडिशन होता है, और ये आपका हीट का रिजेक्शन होता है। देखिए साइकिल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि VCRS वगैरह क्या नेगेटिव साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपका है कंप्रेशन, और यहाँ पे है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में थ्रॉटलिंग डिवाइस वगैरह लगा रहता है। तो ये VCRS का TS डायग्राम है।
ये VCRS का TS डायग्राम। एक्सपेंशन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बहुत सारे बुक पे आपको 3 से 4 को डॉटेड लाइन से दिखाएगा, इरिवर्सिबिलिटी को दिखाता है। 1 से 4 पूरा वर्टिकल है, क्योंकि 1 से 4 आइसेंट्रोपिक है, और आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो अब देखिए एक्स एक्सिस में एंट्रोपी है ना, तो इसीलिए तो सबका मतलब है कि क्यों है, नहीं है, ऐसे नहीं, हवा में नहीं है ये। तो बेल कॉलेमन साइकिल आपको हम बता ही दिए कि 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 2 आइसेंट्रोपिक होता है बेल कॉलेमन साइकिल में। बेल कॉलेमन साइकिल कैसा दिखता है भाई? तो ऑब्वियस है PV डायग्राम आप बनाएंगे, कोई बड़ा टफ काम तो नहीं होगा। जैसा ब्रेटॉन साइकिल बनाए थे वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पे अंतर होगा। मान के चलिए 1 से 2, 2 से 3, बस एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बस यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। 2 से 3 में हीट का रिजेक्शन दिखाए हैं, तो ये बेल कॉलेमन बना हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारा चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, आप कॉपी को रिवाइज कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जो भी पढ़े होंगे सारा चीज़ आपको लिखवाया हुआ है। तो हमको जो यहाँ पे लगा उस तरीके से चीज़ें बता दिए हैं। अच्छा, एक और कभी पूछ दे कि COP जो है, क्योंकि नेगेटिव डिवाइस का COP निकलता है, तो आपका रिवर्स ब्रेटॉन का क्या होगा? रिवर्स ब्रेटॉन मतलब बेल कॉलेमन, तो कितना होगा तो याद रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय RP टू दी पावर गामा -1 बाय गामा -1। तो याद रखिएगा कि RP यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय है, 1 पूरे में है और 1 के नीचे है, 1 के नीचे ऐसा है, तो ये बात को समझिएगा। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है कि 1 डिवाइडेड बाय RP टू दी पावर, 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, RP टू दी पावर गामा -1 बाय गामा और फिर -1। तो ये इसका बेल कॉलेमन साइकिल का COP का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई सच में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, बस, या फिर कोई मतलब ही नहीं निकला। तो चलिए, साइकोमेट्री डील्स विद, अब यहाँ पे पूछा कि साइकोमेट्री डील्स विद, तो आप साइकोमेट्री वाला ना एयर कंडीशनिंग में आप पढ़ेंगे। तो साइकोमेट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ, किसका प्रॉपर्टी के बारे में डील करते हैं? तो ये बड़ा सा आसान बात है, साइकोमेट्री हम लोग मोस्ट एयर के ऊपर डील करते हैं। और साइकोमेट्री में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बाबू? तो साइकोमेट्री जो है ना, आपसे हम बता दें, साइक्रो, देखिए स्पेलिंग ऐसे ही रहेगा, साइक्रोमेट्री। तो क्या है, डील्स विद दी प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट, MOIST, मोस्ट है ना। अब मोस्ट एयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो बात समझे। तो मोस्ट एयर का मतलब होता है, जिसे मॉइस्चर सुने हैं ना, तो मोस्ट एयर कॉम्बिनेशन होता है ड्राई एयर का और प्लस वाटर वेपर का। जैसे कि गर्मी के दिनों में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर वेपर एयर में ज़्यादा मिल जाता है। ठंडी के दिनों में आप देखे होंगे कि मॉइस्चर कम होता है, इसलिए ड्राई लगता है, वैसलीन वगैरह लगाते हैं स्किन पे, यानी कि वाटर वेपर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। किसमें? ठंडी के दिनों, यानी मॉइस्चर कम होता है। तो साइकोमेट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेपर ओनली नहीं, स्टीम के बारे में भी नहीं, ड्राई एयर ओनली नहीं, मोस्ट एयर के बारे में, यानी ड्राई एयर भी और वाटर वेपर दोनों कम्बिनेशन। कहने का मतलब कि A और B, इसमें A और B दोनों, ऐसा ऑप्शन, दोनों का कम्बिनेशन, उसके ऊपर हम लोग डील करते हैं। किस में? मोस्ट साइकोमेट्री में, उसी में हम लोग डील करते हैं। साइकोमेट्री में बहुत सारा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े थे, तो प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। साइकोमेट्री चार्ट जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच ड्रॉ होता है ना। वाई एक्सिस में आपका रहता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एक्स एक्सिस में रहता है क्या, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे, तो खैर वो सब भी कभी पूछा जा सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो रहा है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एग्ज़ाम में आप बढ़िया कर पाएंगे। चलिए, तो
डियर, आप यदि चैनल पे नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। सो डियर, ऑल दी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच।